नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर अपराध की कहानी के आज एक नया एपिसोड में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे पहले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आज के दौर में कुछ लोग दूसरे की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये वतक वतक गया है, इसको सही रास्ता बता दिया जाएगा। वही सामने वाले को लगता है कि ये फंस गया है। दोस्तों, कहानी आप खुद सुने, चले शुरू करते हैं। सोमनाथ से जबलपुर तक आने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन 17 दिसंबर 2018 को शाम करीब 5 बजे जब जबलपुर स्टेशन पहुंची तो सैकड़ों यात्रियों के साथ एक कोच में सवार मनीष वाजपेयी भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। मनीष वाजपेयी नर्मदा विकास प्राधिकरण में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी करते थे। मनीष का परिवार जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में इंदिरा गांधी वार्ड की अजनी सोसाइटी में रहता था। मनीष की पोस्टिंग जबलपुर के नज़दीक जिले नरसिंहपुर में थी, इसलिए वह रोज सुबह ट्रेन से जाने के बाद शाम को सोमनाथ एक्सप्रेस से ही वापस घर आ जाते थे। मनीष के दो बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा इंदौर में इंजीनियर है और छोटा बेटा नरसिंहपुर के पास मुगली गांव में अपने नाना नानी के पास रहकर खेती का काम संभालता है। इस तरह उनकी पत्नी विनीता दिन भर में अकेली रह जाती थी। इसलिए शाम को स्टेशन से उतरकर घर जाने से पहले मनीष पत्नी को फोन जरूर करते थे ताकि घर की जरूरत का सामान रास्ते से खरीदते हुए घर पहुंचे। उस रोज भी मनीष ने जबलपुर स्टेशन से बाहर निकलकर पत्नी विनीता से बात की और फिर सीधे घर पहुंच गए। घर पहुंचने तो उन्हें दरवाजे के चैनल गेट पर अंदर से ताला पड़ा मिला। घर में अकेले रहने पर विनीता चैनल पर ताला लगा देती थी। मनीष ने घंटी बजाई और कुछ देर तक पत्नी द्वारा दरवाजा खोलने का इंतजार किया, लेकिन काफी देर बाद भी विनीता दरवाजा खोलने नहीं आई तो मनीष ने कई बार दरवाजा पीटा व घंटी बजाई। उन्होंने पत्नी के मोबाइल पर भी रिंग की, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले अशोक वर्मा बाहर आए तो मनीष को दरवाजे पर खड़ा देखकर वह 1 मिनट उनके पास रुककर बात करने लगे। तब मनीष ने विनीता द्वारा दरवाजा न खोलने की बात उन्हें बताई तो अशोक शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि विनीता वॉशरूम में हो। अशोक मनीष को तब तक अपने घर चाय पीने के लिए ले गए। मनीष अशोक वर्मा के घर चाय पीते पीते भी कई बार पत्नी का मोबाइल नंबर मिलाते रहे, लेकिन पत्नी के मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी, पर वह फोन नहीं उठा रही थी। मनीष परेशान थे कि आखिर वह कहाँ है जो फोन भी नहीं उठा रही। चाय पीने के बाद दोनों फिर बाहर आ गए। मनीष ने फिर से अपने घर की घंटी बजाई पर कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मनीष के कहने पर अशोक वर्मा अपने घर के आंगन से बाउंड्री वाल फांदकर मनीष की छत पर पहुंचे। उन्होंने घर में उतरकर कमरे का नजारा देखा तो वहां उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा। अशोक को घबराया देख खुद मनीष भी बाउंड्री वाल फांदकर अपने घर में दाखिल हो गए। जब वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी पत्नी विनीता खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। विनीता के गले में पतली रस्सी भी बंधी थी और पास ही खून से सना बेसबॉल का डंडा पड़ा था। यह सब देखकर मनीष अपना होश खो बैठे। उन्होंने तत्काल गैलरी के गेट का ताला तोड़कर पुलिस व एम्बुलेंस को फोन किया। घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ा थाना प्रभारी शफीक खान पुलिस फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। पहली ही नजर में साफ था कि विनीता की मौत हो चुकी थी। गले में रस्सी बंधी थी और चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। मामला हत्या का देखकर थाना प्रभारी ने एसपी अमित सिंह, एएसपी संजीव उइक, सीएसपी दीपक मिश्रा को भी घटना की जानकारी दे दी, जिससे एएसपी उइक और सीएसपी दीपक मिश्रा के अलावा एफएसएल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंच गई।
इंस्पेक्टर खान ने पूरे मकान का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि हत्यारे ने मकान में फ्रेंडली एंट्री की थी। इसका मतलब यह निकला कि हत्यारा विनीता का परिचित ही था। घटनास्थल की जांच और जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने विनीता की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने मनीष से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी शाम करीब 5 बजे विनीता से फोन पर उस समय बात हुई थी जब वह ट्रेन से जबलपुर स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन से घर आने में उन्हें 25 मिनट लगे थे। उसी दौरान विनीता के साथ वारदात हुई थी। चूंकि घर का सभी सामान सुरक्षित था इसलिए हत्या का मकसद लूट नहीं था। 25 मिनट में इतनी सफाई से हत्या कर हत्यारा भाग ही नहीं सकता था। इससे साफ था कि हत्यारा विनीता के साथ घर में पहले से मौजूद रहा होगा। हत्यारा विनीता का मोबाइल अपने साथ ले गया। मतलब साफ था कि मोबाइल के माध्यम से हत्यारे की पहचान संभव थी। पुलिस ने मृतका विनीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाने के अलावा उसके बैकग्राउंड की भी जांच शुरू कर दी। इसके अलावा मनीष वाजपेयी के यहां आने जाने वालों की सूची बनाकर उन सब से भी पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि इन सब में से एक परिचित शहर से लापता मिला और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। इसलिए पुलिस ने शक की सुई उसी आदमी की तरफ घुमा दी। इसी बीच पुलिस का ध्यान एक ऐसे फोन नंबर की तरफ भी गया जिससे विनीता के पास अक्सर फोन आता था। इस नंबर पर दोनों के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उक्त नंबर वाला युवक विनीता पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने इसी बात को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि घटना वाले समय उक्त फोन नंबर जबलपुर में ही था। इतना ही नहीं, दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे के बीच उसकी लोकेशन भी विनीता के घर के पास के टॉवर के टच में थी। यह फोन घटना से 3 दिन पहले से जबलपुर में था और घटना वाले दिन सुबह के समय उस फोन से विनीता से बात भी की थी। इसलिए पुलिस ने पूरा ध्यान इस फोन नंबर पर ही लगा दिया। उस फोन का सिम कार्ड शिवकांत उर्फ रिंकू पुत्र धर्मनारायण पांडे, निवासी बड़ा शिवाला मझनपुर, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के नाम से खरीदा गया था। पुलिस ने इस संदिग्ध फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। साइबर सेल की मदद से जांच टीम को जानकारी मिली कि उस फोन की लोकेशन कस्बे में कक्षपुर ब्रिज के पास है। टीम तुरंत वहां पहुंच गई और एक युवक को कक्षपुर ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम शिवकांत उर्फ रिंकू बताया। उसके कपड़ों पर खून के कुछ दाग लगे मिले जिससे पुलिस को पूरा भरोसा हो गया कि विनीता का कातिल कोई और नहीं रिंकू ही है। पूछताछ में रिंकू विनीता को जानने से भी इनकार करता रहा लेकिन जब पुलिस ने उसका मिलान विनीता के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से किया तो रिंकू दोपहर लगभग 12 बजे विनीता के घर आता हुआ और शाम 5:30 बजे वहां से वापस जाता दिखा। अब रिंकू सीसीटीवी फुटेज को गलत साबित नहीं कर सकता था। लिहाजा चारों तरफ से घिर जाने पर रिंकू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने विनीता की हत्या की जो कहानी बताई वह हैरान कर देने वाली निकली। कोई 25 साल पहले नरसिंहपुर के मुगली गांव की रहने वाली विनीता की शादी नर्मदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत मनीष वाजपेयी के साथ हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं। मनीष संपन्न परिवार के अकेले बेटे थे तो वहीं विनीता भी उच्च परिवार की इकलौती बेटी थी। सरकारी नौकरी में मनीष अच्छे पद पर थे, इसलिए घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पूरा परिवार काफी सभ्य और सुलझे विचारों वाला था। विनीता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह शहर में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अक्सर शामिल होती रहती थी। विनीता जितनी सुंदर देखने में थी, उतनी ही वह मन की भी साफ थी। कुछ समय पहले वह एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वृंदावन गई थी। उस कार्यक्रम में
कौशाम्बी से शिवकांत मिश्रा उर्फ रिंकू फोटोग्राफी करने वहां आया हुआ था। उस कार्यक्रम में शामिल कई लोग रिंकू से अपने फोटो खिंचवा रहे थे। विनीता को ऐसे मौके पर फोटो खिंचाने का शौक नहीं था, इसलिए वह चुपचाप भीड़ से अलग खड़ी थी। इस दौरान रिंकू की नज़र विनीता पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह विनीता के पास आ गया और विनीता से अपनी फोटो खिंचवाने का आग्रह करने लगा। पहले तो विनीता ने उसे मना कर दिया, लेकिन जब रिंकू ने जिद की तो विनीता ने अपने कुछ फोटो उससे खिंचवाए, जिसके बाद ऑनलाइन फोटो भेजने के लिए रिंकू ने उनका व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। इसके 2 दिन बाद रिंकू ने विनीता के सारे फोटो व्हाट्सएप से भेज दिए। साथ ही फोटो खिंचवाने के लिए उसने विनीता का आभार भी व्यक्त किया। विनीता जैसी खुद सरल स्वभाव की थी, वैसा ही वह फोटोग्राफर रिंकू को समझ रही थी। लेकिन रिंकू ऐसा था नहीं। कुछ दिन बाद फोटो मिलने की बात पूछने के बहाने रिंकू ने विनीता को फोन किया और दोस्ती बढ़ाने के लिए वह उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। धीरे धीरे जब उसने विनीता के घर का पता सहित उसके बारे में सब कुछ जान लिया तो वह अपनी औकात पर आ गया। व्हाट्सएप मैसेज भेजकर वह विनीता से उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा और बातों बातों में उसने उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। विनीता को यह बात अजीब लगी। कोई दूसरी महिला होती तो शायद वह उसकी शिकायत पुलिस से कर देती, लेकिन विनीता ने ऐसा न करके पहले उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन वह उसे जितना समझाने की कोशिश करती, रिंकू उतनी ही आशिकी भरी बातें करता। विनीता ने एक गलती जो की थी, वह यह थी कि जिस रोज रिंकू ने पहली बार उससे इश्क का इजहार किया था, उसी रोज उसे बात पति को बता देनी चाहिए थी, पर नहीं बताई। दरअसल उसका सोचना था कि वह अपने स्तर से इस समस्या को सुलझा लेगी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर पहुंचने लगा था। समस्या कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा उसे उस रोज लगा जब रिंकू कई दूसरे कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने जबलपुर तक आने लगा। विनीता के घर का पता उसने पहले ही ले लिया था। उसे यह भी मालूम था कि विनीता अक्सर घर पर अकेली रहती है, इसलिए वह रोज अचानक ही वह उसके घर आ धमका। उसके घर आकर भी वह उससे अपने प्यार का इजहार करने लगा। इस पर विनीता ने उसे समझाया, देखो रिंकू, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझसे इस तरह की उम्मीद करना गलत है। मैं शादी करने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो केवल साथ में एक रात बिताने की मांग कर रहा हूँ, रिंकू ने बेशर्मी से कहा। उसकी बात पर विनीता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कोई तमाशा खड़ा न हो इसलिए उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद वह विनीता को व्हाट्सएप पर काफी अश्लील मैसेज भेजने लगा, जिससे तंग आकर विनीता ने उसे सख्त शब्दों में आगे से कोई मैसेज या फोन न करने की चेतावनी दे दी। रिंकू ने पुलिस को बताया कि वह विनीता की खूबसूरती का इतना दीवाना हो चुका था कि वह हर हाल में उसे पाना चाहता था। घटना वाले दिन जब वह जबलपुर आया तो उसने पहले ही निर्णय कर लिया था कि इस बार विनीता के घर से खाली वापस नहीं आएगा। इसलिए उस रोज मनीष के नरसिंहपुर के लिए रवाना होते ही वह उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वह विनीता पर अपनी बात मनवाने का दबाव बनाने लगा, लेकिन विनीता ने साफ तौर पर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रिंकू से वहां से चले जाने को कह दिया, लेकिन रिंकू उसके घर पर जमकर बैठ गया। इस पर विनीता ने उससे कहा कि अगर अब भी वह सही रास्ते पर नहीं आया तो वह उसकी सारी व्हाट्सएप चैटिंग पति को दिखाकर उसकी शिकायत पुलिस से भी कर देगी। पर विनीता की बात का रिंकू पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच शाम 5 बजे मनीष ने जबलपुर स्टेशन आकर विनीता को फोन किया तो उस समय रिंकू वहीं बैठा था। उसे लगा कि आज विनीता अपने पति को सब कुछ बता देगी, इसलिए विनीता के साथ वह जबरदस्ती करने लगा।
उसका सोचना था कि अगर वह किसी तरह से संबंध बनाने में कामयाब हो गया तो शायद वह उसकी शिकायत पति से नहीं कर पाएगी। लेकिन विनीता ने रिंकू को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और बचने के लिए वह ऊपर के कमरे में भागी, जहां पीछे से रिंकू भी पहुंच गया। उसी समय रिंकू ने साथ लाई पतली रस्सी उसके गले पर कस दी, जिससे उसकी सांस रुक गई। फिर पास रखे बेसबॉल के डंडे से उसके चेहरे पर बेहताशा वार किए। उसे लगा कि यह मर चुकी है, तो वह वहां से विनीता का फोन लेकर भाग गया। उसने विनीता का फोन कक्षपुरा ब्रिज के पास छिपा दिया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया। रिंकू का सोचना था कि विनीता ने उसकी पहचान के बारे में किसी तीसरे को जानकारी नहीं दी है, इसलिए उसका नाम कभी भी इस मामले में सामने न आने पर वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा। पर उसकी सोच गलत साबित हुई। पुलिस ने रिंकू से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, आज का युवा जो अक्सर शादीशुदा औरतों को फंसाने में लगा रहता है, सत्य है, क्योंकि उसको लगता है कि शादीशुदा औरतें आसानी से मान जाएगी, और ऐसी औरतों को अक्सर आज का युवा ज्यादा पसंद भी करता है। लेकिन जब तक दूसरे की मर्जी ना हो तो समझदारी यही मैं हूँ कि अपने कदम पीछे खींच ले। आज की कहानी में विनीता ने रिंकू को हल्के में लिया। उसने रिंकू को समझने की कोशिश की, जो बेकार निकली। हमने अपनी माँ बेटियों को डोट समझाना पड़ेगा कि ऐसे कोई बात नहीं, जब भी आए उसे हल्के में ना ले, और युवा भी इस बात को समझे कि जोर जबरदस्ती से कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट करना। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।